नमस्कार साथियों, देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। तो बात चुनावों के नतीजों की चल रही है, जो रुझान आ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल, असम में और पुडुचेरी में साफ तौर पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, फिर चर्चा का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। इन सबके बीच में बड़ी खबरें सामने आ रही है। फाल्ता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। 294 सीटें टोटल वहां पे हैं और एक सीट का 21 मई को होगा। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 2/3 बहुमत से बीजेपी 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी खबर इस वक्त क्या बोलते हैं, बीजेपी 200 का आंकड़ा छू चुकी है। टीएमसी 88 सीटों पर आगे, 87 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अब तक 4 सीटों पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी फिलहाल एक सीट पे जीत दर्ज की है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन की चर्चा और तेज हो चुकी है। साफ नतीजे जो निकलते हुए सामने आ रहे हैं मतगणना के रुझान के, वो नजर आ रहे हैं। इसमें 293 सीटों पर मतगणना जारी है, जहां पर फाल्ता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। तो रुक करेंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझेंगे इन सब चीजों को। हमारे साथ भाजपा से हैं विक्रम मल्होत्रा जी। सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ दिनेश गेट, और उनके साथ मौजूद है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप सिंह जी। सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत जो है मैं जगदीप जी आपसे ही करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं इन नतीजों को आप? अब ये मत कहना कि ये ज्ञानादेश था। जी सर। ये साहिल जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जगदीप सर आपसे, आप ही से सवाल किया पहले। निश्चित तौर पर ये केवल ज्ञानादेश नहीं है, बल्कि ये मोदी शाह आदेश भी है। और हकीकत ये है कि आज मैं सारा दिन ये देखता रहा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इंतजार करने को कहा। उससे एक बात तो साफ हो गई कि कहीं ना कहीं अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर ममता बनर्जी का विश्वास बना हुआ था। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर जब समूचे विपक्ष को एकजुटता दिखाते हुए हर चुनावी आयोजन का सिरे से बहिष्कार करना होगा, अगरचे इस देश के संविधान को, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है। हालांकि ये मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, ये मेरी पार्टी का स्टैंड नहीं है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं मैंने वो आपसे मुख्तसर शब्दों में आपके सामने रखा है। रही बात, देखिए, जिस दिन 27 लाख ऐसे वोट या ऐसे जी मतदाता जिन्होंने रीफिल किया था अपने तमाम दस्तावेजों के साथ, और देश का सुप्रीम कोर्ट ये जवाब देता है कि कोई बात नहीं, अगर इस मर्तबा आप नहीं डाल सकते वोट तो अगली बार डाल लीजिएगा। उसी दिन भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई थी, और ये मैं कई मर्तबा पहले भी कह चुका हूं। और अब इसमें कोई दो राय नहीं। जब देश का गृह मंत्री अगले 60 दिनों तक वहां पर सुरक्षा कर्मियों की हाजिरी की बात कर रहा हो, जब पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को एक मुश्त तैनाती के साथ वहां लगाया गया हो, जब वहां पर चुनावी ऑब्जर्वर्स बनकर आए आईपीएस की बदतमीजियां देश ने देखी हो, जब हर तरह की प्रताड़ना पश्चिम बंगाल के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही हो, और जब ठीक है देश सर। का गृह मंत्री अपने कार्य को छोड़कर 15 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में जा बैठा हो, वो बताता है कि झालमुड़ी खाकर या मछली खाकर जीत सुनिश्चित करने वाले ये लोग समझ लें कि इस अघोषित आपातकाल का अब समय पूरा होने वाला है। जी सर, फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं की वहां पे रैली? कांग्रेस के पास तो पूरा हक था, या मना कर दिया गया था कांग्रेस को वहां पे रैली करने से? क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस के, वो वहां पहुंचे ही नहीं, या वो पहले से ही हार मान चुके थे? मैं करूंगा दोबारा रुख सर आपका। मैं विक्रम सर का रुकना चाहूंगा। विक्रम सर, आरोप यही लग रहे हैं दोबारा से, आपने सुन ही लिए हैं। नहीं, देखिए, साहिल जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को भी। आप, ये कांग्रेस की व्यथा है, देखिए इसमें समझना चाहिए। कांग्रेस कहीं भी एक मेजर प्लेयर तमिल वेस्ट बंगाल इलेक्शन में थी ही नहीं। कांग्रेस का अस्तित्व अस्तित्व ही खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल से, और वहां ये कहीं भी कभी भी ना रेस में थे। ये जो चुनाव था, ये भाजपा बनाम टीएमसी था हमेशा से। और आप विडंबना देखिए कि इनके लीडर जो है राहुल गांधी,
वो एक तरफ से ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का हिस्सा बनाए हुए हैं, और दिल्ली में वो इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, और वेस्ट बंगाल में आके कहते हैं कि ममता बनर्जी की चोरी की वजह से आज वेस्ट बंगाल का बुरा हाल हो चुका है, और वेस्ट बंगाल की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, टीएमसी ने करप्शन की है, करप्शन तक गले तक डूबे हुए हैं। तो ये किस किस्म की अलायंस थी और ये क्या हो रहा था? वेस्ट बंगाल के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो देख रहे हैं, और पहली बारी उन्होंने एक ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, वो न सिर्फ इस बात को बताता है कि किस तरह से बंगाल की जनता इस विश्वास रख रही है जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में, सबका साथ सबका विकास में, उसके साथ साथ जो एक फर्जी वोटर का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। आप अगर लेफ्ट की पॉलिटिक्स को देखेंगे, जो सीपीएम की पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में थी, उसके हटने के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर जो है वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने किया। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिले हैं कि लोगों के घर से आके टीएमसी के कार्यकर्ता पर्चियां ले जाते थे, वो करे हमने 20 साल से वोट ही नहीं दिया, पर्ची आती थी घर में, वो आते थे सुबह ले जाते थे। तो उसको रोकने के लिए अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस उसको भी ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको रोकने के लिए, और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कहीं बूथ कैप्चरिंग की हो तो बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कहीं किसी को वोट डालने से रोका हो तो बताइए। जी अगर अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने लोग मारे जाते थे प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस में वेस्ट बंगाल में। ये इस सबको रोकने के लिए, एक शांतिपूर्वक चुनाव के लिए, और उसको चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कदम उठाए, और उसका नतीजा आज आप देखिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके सामने हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत जो आज तय हुई पहली बार बंगाल की धरती पे, वो, और उसके साथ साथ असम में जो एक स्ट्रांग वोट था एक टाइम पे कांग्रेस का, पर आज आप देखिए वहां एक तरफा तरुण गोगोई तक अपनी सीटें हार गए हैं, और वेस्ट बंगाल एक केरला तक सीमित रह गई कांग्रेस, उसमें जश्न मना रहे और ढोल बजा रहे हैं। जी रादर देन इंट्रोस्पेक्टिंग, अपने गिरबान में झांकने के बजाय, ये आज हर एक इंसान को ब्लेम करने पे कांग्रेस तुली है, सिवाय अपनी लीडरशिप को और अपने आप को। जी जो अगर आप सुबह से टीवी चैनल्स भी देख रहे होंगे, जो कांग्रेस सपोर्टर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कांग्रेस के सपोर्टर्स मानते रहे, वो भी आज ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस कब तक डिनाइल में रहेगी, कब तक ये दूसरों पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी वोटिंग मशीन पे, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, हर एक को इल्जाम देते रहेंगे अपनी हार का। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आपसे बात बताई, उन्होंने कांग्रेस की तो बात बताई नहीं, वो तो टीएमसी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं मुझे। तो जो कांग्रेस का हाल हुआ है, जो जो असम में कांग्रेस का हाल हुआ है, जो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का हाल हुआ है, जो आप पौंडीचेरी में कांग्रेस का हाल हुआ है, जब जहां जी जहां इनकी सरकारें थी, और वे उसके उसके ऊपर विश्लेषण कांग्रेस कब करेगी? बिल्कुल सर, बहुत अहम बातें हैं ये। मैं करूंगा रुख द्वारा जगदीश सर का, पहले मैं रुकना चाहूंगा दिनेश सिंह गेट सर का। सर किस तरह देखते हैं इन चुनावों को, नतीजों को जो आ रहे हैं, 200 का आंकड़ा, क्या कुछ बदलाव जो है वो हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर, और जनता ने आखिरकार बदलाव के लिए वोट क्यों किया? जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मतलब 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के में चुनाव में से अगर ये बोलें तो गलत नहीं होगा कि 4 राज्यों के चुनाव एक तरफ और बंगाल के चुनाव एक तरफ। तो बेहतरीन चुनाव एक तरह से रहा, और पूरे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से दोनों पार्टी ने चुनाव लड़ा। टीएमसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसी तरीके से भाजपा ने निरंतर तरीके जी से, और 2011 बल्कि उससे पहले से लगे, लेकिन 2011 से एक तरह से रफ्तार पकड़ी, और उसका 2011 से लेके आज तक की जो स्थिति है तो हिस्टोरिकल रहा। और पहली बार एक तरह से सरकार भाजपा की बनेगी, तो भाजपा को बधाई। उसके साथ साथ में कांग्रेस के लिए भी अच्छा दिन रहा कि कांग्रेस की केरल में एक तरह से सरकार बनेगी, और जैसे अगर मतलब तलपति विजय विजय जो है, जी उनकी अगर मेहरबानी रही तो उनके साथ मिलकर भी इनकी जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस को भी इसी की बधाई। दूसरा देखिए, ओवरऑल तरीके से जैसे अगर देखा जाए तो बंगाल के चुनाव का, तो बंगाल के चुनाव में एक तरह से, और ये 3 बार की, मतलब जैसे कि जो सरकार रही इनकी दीदी की, तो दीदी ने एक तरह से ये मान के चले कि जैसे तीसरी बार आते आते अति इतनी कर दी थी, क्योंकि इनसे अपेक्षा काफी थी महिला मतलब मुख्यमंत्री होने के नाते। और जिस तरीके जगदीप जी बता रहे थे, और राहुल गांधी पहले बार बता के गए थे, और राहुल गांधी का जो प्रेडिक्शन जो था, एक तरह से सबसे बढ़िया एग्जिट पोल, क्या मैं बोलूंगा, एग्जिट पोल उन्होंने किया था पहले ही, कि मतलब इस तरीके से कि जो दीदी हैं, इनकी खुद की मतलब एक तरह से नासमझी की वजह से, या इन्होंने जैसे कि टीएमसी ने जो अपने कारनामे किए हैं, इसकी बदौलत जो है भाजपा जो है वो यहाँ पर सरकार बनाएगी, और वही चीज आज देखने को मिली है। और पूरा देखिए कि जैसे पिछले बार 3 बार के जो कार्यकाल में
वायलेंस जो था वो एक तरह से दीदी के राज में बेसिक इंग्रेडिएंट था। बिल्कुल लोग उससे त्रस्त आ चुके थे। और वहां पर जाकर के जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो की गई, वो सुनिश्चित करने के लिए थी कि भाई आप लोग अपने घर से निकल कर रिवोल्ट करें। आप लोग, कोई किसी का जो है इतना दम नहीं है कि वो आपको डरा सके, धमका सके या घरों में वापस भगा सके, जो कि इससे पहले देखने को मिला करता। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हुआ करती थी, हर चुनाव में होती है, लेकिन कम तादाद में होती थी। उससे क्या होता है, जहां पर जैसे कि ज्यादा संख्या होती थी, या जहां पर जिस तरह के है, जैसे खासकर जैसे आप किसी बिल्कुल। ने म्यूनसिपल लिमिट्स में ज्यादा होती थी, तो वहां पर तो क्या है कि जो है वो चुनाव ठीक ठाक तरीके से हुआ था। लेकिन जहां पर जैसे प्रेजेंस जैसे कि इस तरह के फोर्सेस के नहीं होती थी, तो वहां पर टीएमसी के लोग जो थे, टीएमसी के जो कार्यकर्ता जो थे, वो अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको धमकाने का काम करते थे, मारपीट का काम करते थे। और चुनाव होने के बाद में जब उनको लगता था कि उनके पक्ष में वहां से वोट नहीं गए, कांग्रेस को अगर गए या भाजपा को गए, तो उनके दूसरे पार्टीज के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट करने का काम, उनकी बहन बेटियों के साथ जी में बदतमीजी करने का काम, घरों में आग लगाने का काम, और इवन मर्डर, हत्याएं जो है वो करने का काम किया करते थे। तो उससे एक तरह से बंगाल को छुटकारा मिला। और वहां पर उसके पीछे दो तीन कारण मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि वो सुनिश्चित करने के लिए, जैसे एक तरह से दो तीन चीजें, जैसे कि जो वायरल भी काफी जैसे उनकी गृह मंत्री अमित शाह की, और उन्होंने क्लियर बताया कि हम लोग बंगाल की जनता जो है उसके साथ में है। बेशक चाहे नतीजा कुछ भी रहे, चाहे भाजपा सत्ता में आए या ना आए, लेकिन अगले 60 दिन तक जो है सीआरपीएफ और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी तैनाती जो है वो हम लोग सुनिश्चित ये करने के लिए करेंगे कि आगे उसके बाद में पोस्ट पोल जो वायलेंस है वो ना हो पाए। और जी उसी के बाद में देखिए जनता में कहीं ना कहीं एक विश्वास जमा कि भाई ऐसा है कि इस तरीके से आगे कि दिक्कत हमें परेशानी नहीं होगी। और उसको लेकर के जो भारी तादाद में लोग बाहर निकले उसके बाद में, और खासकर हिंदू क्वार्टर से, क्योंकि हिंदू जो जो मोहल्ले थे, या हिंदू जो जैसे सेक्टर जो थे, या जिसमें सीट्स में जैसे ज्यादातर जैसे एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, लेकिन वहां पर कहीं बिल्कुल। ना कहीं हिंदुओं को दबा के रखा गया था। ऐसी सीट करीब करीब 85 सीट थी साहिल जी। जी तो वहां से एक तरह से बेहतर टर्नआउट हुआ, और इस बार जैसे अप्रत्याशित जो चीजें हुई, तो उसी का नतीजा सीधा सा है कि बिल्कुल एक तरह से गवर्नमेंट जो है टॉपल होगी, और पूरे तरीके से अपसाइड डाउन स्टोरी हुई। और जी टीएमसी जो है उसका एक तरह से कि बैक साइड में चलती जी चले, और उसके बाद में बिल्कुल। भाजपा जो है उसका उसी तरीके से विनिंग जो है मार्जिन जो है बढ़ता चला गया। ठीक है सर, जी साहिल जी। मैं करता हूँ दोबारा सर। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मैं दोबारा करूंगा। बीजेपी मुख्यालय पर चुनावी रुझानों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी, नारेबाजी लगातार जारी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ जश्न शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से ये प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली मुख्यालय से, भाजपा मुख्यालय से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी नेतृत्व लगातार मतगणना पर नजर बनाए हुए है, और लगातार जिस तरह से खुशी का माहौल भाजपा खेमे में साफ तौर पर नजर आ रहा है। रुक करते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और मैं रुक करूंगा विक्रम मल्होत्रा जी का। सर, क्या क्या बदलाव लाने वाली है भाजपा, और किस तरह से इन चीजों के अंदर जो आरोप लग रहे हैं उनको किस तरह डिफेंड करती है भाजपा, और खास तौर पर इस बार जो काम किए गए वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर, मैं। जी सर। देखिए साहिल जी, ये अभी तो बहुत प्री मैच्योर है इस बात पे टिप्पणी करना, पर मुझे लगता है जो चुनावी वादे, जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, वो जिस तरह से पूरे देश भर में उन वादों पे खरा उतरती है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी खरा उतरेगी। और एक आपको बड़ी बात एक आज समझनी होगी कि आरोप जो लगा रहे हैं लोग, वो कौन लोग हैं। देखिए, एक तो टीएमसी आरोप लगा रही है, जो जिसको हम समझ सकते हैं कि वो स्टेक होल्डर है, पर वो भी बढ़ चढ़ के, आपने अभिषेक बैनर्जी ने आज से बहुत समय पहले कहा था कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ईवीएम्स को, क्योंकि जब हम जी जीतते हैं, जिन स्टेटों में सरकार बनती है उन्हीं ईवीएम्स के चलते बनती है। अगर आज केरला में यूडीएफ के साथ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, तो यही ईवीएम है, यही चुनाव आयोग है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी जो वोट बेस है वो श्रिंक कर गया है, और वो श्रिंक करता करता सिर्फ एक केरला की छोटी स्टेट में, जैसी छोटी स्टेट तक महदूद रह गया है, जो हिंदी हार्टलैंड है। जब तक, देखिए, ममता बनर्जी ने भी एक समुदाय विशेष को अपीज करने की राजनीति करी, और आज जब उस समुदाय विशेष को अपीज करते हुए वो इतनी दूर निकल गई कि उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि जो उनका अपना वोट बैंक था, जो उन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया।
और वो कहीं ना कहीं आज जब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो ये समझ रहा था कि डेमोग्राफिक चेंज वेस्ट बंगाल की इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लोग, और आज एक कंसोलिडेशन हुई है किसी ना किसी, जो उसको उसको हमको समझना होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के झंडे के नीचे हुई है। और उसका जवाब इतना प्रचंड बहुमत जो एक 198 से 200 सीटों तक जो भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में मिला है, इसके आने वाले दूरगामी परिणाम होने वाले, ये असर कोई आज और कल तक नहीं होने वाला है। वेस्ट बंगाल की इलेक्शन की चुनौती भी रहेगी कहीं ना कहीं, एक लंबे समय तक असर रहने वाला है। और कांग्रेस का सिमटना, कांग्रेस देखिए जो इंडिया अलायंस था उसमें से टीएमसी का बाहर हो जाना एक तरह से, क्योंकि इनका वो एक बड़ी हार यहाँ मिलना। उसके बाद बिहार में पहले जब इंडिया अलायंस बनी थी तो नीतीश कुमार जिसके करता धरता थे वो वहां से छोड़ के एनडीए अलायंस का हिस्सा बन गए, और उसके बाद बिहार में जीत हो गई तो वो भी वहां से हट गए। आज अगले साल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव, और हमें यकीन है कि वहां भाजपा की सरकार आएगी। तो इंडिया अलायंस की कमजोरी, एक बहुत बड़ी जो घटक दल थी टीएमसी इंडिया अलायंस की, उसका सफाया, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक अपने आप में घटनाक्रम है जो 4 मई को हो रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का असम में सफाया होना, उनके सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में सफाया होना, कहीं ना कहीं इस देश की जनता का जो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो अमित शाह जी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर चुनौती भी रहेगी कहीं ना कहीं, जिस तरह से वादे किए गए हैं तो उसकी वो भी चुनौती रहेगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 45 दिन के अंदर बॉर्डर को सील करना भी एक बहुत बड़ी बात कही गई थी। सर देखिए केनी जी, ये चुनौती लेना, 370 तोड़ना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती भी हाथ में ली, तोड़ा। यहाँ लोग बोलते थे झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान का नाम लेवा नहीं मिलेगा। आज कश्मीर खुली हवाओं में कश्मीर आ रहा हूँ, आप ही का रुक कर रहा हूँ सर। चुनौती लेती भी है और उसको पूरा भी करती है। पर जो कांग्रेस की कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स है, ना तो मुस्लिम समाज इन पे ट्रस्ट करता है, और एक बड़ा तबका हिंदू समाज का जो है कि वो इनको इस लायक ही नहीं समझता है कि इनको सत्ता में लाया जाए। और असम जैसी क्रिटिकल स्टेट में जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आज इनका सुपड़ा साफ हो गया वहां। तो इसके लिए इनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि इस देश को एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन की जरूरत है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा। जगदीप जी, आपका समय, पूरा आपका समय। आखिर जनता वोट क्यों नहीं कर रही? बड़ा सवाल है सर। एक मतलब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे विक्रम भाई प्रवचन में बहुत बार कह चुका हूं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बातें हैं ना, उन पर बात करने का इनका मादा है ना, ये उस पर बात कर सकते हैं। इंडिया को इंडी कहने वाले ये लोग पहले ये तय कर लें कि भारत माता की जय का नारा जब आप लगाते हो तो कम से कम इंडिया को इंडी तो मत कहो यार, कम से कम इतना तो लिहाज करो। दूसरी बात, पिछले 100 अलग अलग सीटों के ऊपर लगातार 5 घंटों तक कोई चुनावी रुझान जो है ये इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था, तब कोई बात नहीं हुई। फलाटा की सीट पर 282 बूथों पर नए सिरे से चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन करवाने की बात कर रहा है, उस पर इस चर्चा में कोई बात नहीं हुई। देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं, बड़ी साफगोई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, एक वक्त था जब इंदिरा जी कार्यकाल में किसी जाहिल ने यह नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और उसके बाद कांग्रेस का जो हाल हुआ वो देश ने देखा। अब जो स्थिति बनी है, मैं आज साफ बता रहा हूं, इस अघोषित आपातकाल में अगर विदेश नीति हाहा और ही पर खड़ी है, अगर देश की नीति में झालमुड़ी खाकर ए दीदी ओ दीदी करने वाले ये लोग, जिन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के पद की गरिमा को धूमिल किया है, देश की तमाम एजेंसियों का बंटाधार किया है, हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग कर यहां तो ये पहले चुनाव ना, एक मिनट सर, अब सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पर सवाल, समय आपको दे रहा हूं मैं पूरा, ऐसी बात नहीं, पर ये आरोप लगा रहे हैं अक्सर कांग्रेस को खुद जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है सर। असम में क्या, अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है, आप केरला में जीत गए तो आप वहां पे ईडी नहीं है, वहां पे सीबीआई नहीं है, वहां पे जस्टिस नहीं है सर। जी सर, सर रखे सर, बात बताइए जी। एक चोर चोरी करेगा, वो 10 जगह पे चोरी करेगा, 2 जगह पर नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा था ना
कि अगर 100 सीटें भी मेरी 100% भी आती है तब भी मुझे ईवीएम पर यकीन नहीं है। सोर्स कोड क्यों नहीं देते? वीवीपैट की मर्जी का 100% मिलान क्यों नहीं करते? क्यों जब ईवीएम पकड़ी जाती है सुप्रीम कोर्ट में तब नहीं बोलते? क्यों इन्होंने 27 लाख वोट काट दिए? जवाब देंगे कोई इसका? सर क्या जो आने वाली नस्लें देश भुगतेंगी? का जनाब नागरिक, याद रखिएगा ठीक मेरी है बात। जवाब लेता हूँ सर, मैं अब जवाब देना शुरू कर दूंगा। आप कहेंगे चोरों ने देश का बंटाधार कर दिया है। इन वोट चोरों ने सत्यानाश कर दिया देश की संस्कृति का और देश के लोकतंत्र का। और यहां बैठकर कांग्रेस की फजीयत कर रहे हैं। जब 2 सीटें थी आपकी तब कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं कहा, तब भी आपको हक था बात करने का। 89 सीटें एडीआर लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। आपने तो 2024 का इलेक्शन भी नहीं जीता जनाब, और 2019 में अगर पुलवामा नहीं होता तो आप 2019 में हार गए थे। 2014 याद रखिएगा। 2014 जीता था सर। सारे 2014 किस तरह इन जीत गया भाजपाई था? चोरों की कोई बात। भाजपा अगर चोर थी 2014 में जनाब, ये कैसे थोड़ी जीत बात गया? है सर। कांग्रेस तो उस समय उसी छवि बिल्कुल साफ थी ना। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, तो मैं मैं 2024 की बात कर रहा हूं। 2014 में मैं कैसे आ गई भाजपा? 27 लाख वोटों की बात कर रहा हूं। मैं 20 लाख गुम हुई ईवीएम मशीनों की बात कर रहा हूं। मैं सोर्स कोड की बात कर रहा हूं। मैं वो जो सीसीटीवी में पकड़ा गया इनका भाजपाई चोर है अनिल मसीह, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं रुक सुप्रीम करता हूं कोर्ट में आपको दोबारा। पकड़ी गई ईवीएम मैं की रुक बात करता हूं कर रहा दोबारा। हूं। विक्रम सर, आपको देर तो नहीं हो रही है? आपको निकलना तो नहीं है? हाँ जी। आपको देर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपसे यही देखिए, कांग्रेस की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना, वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट और गूगल से ज्ञान लेके चैनल्स पे बात करते हैं। वो कभी अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश नहीं। जी सर। का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये तो हाल ही के चुनाव है, और अभी तो इस तरह से तो टीएमसी और बाकी पार्टी भी बात नहीं करी जिस तरह से कांग्रेस कर रही है। यही कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पे क्योंकि कांग्रेस देख रही है क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने देश का। कांग्रेस देश के देख रही वोटर है का किन जो चोरों के हाथ में सब सर विक्रम सर, मैं कुछ नहीं बोला था आपके बीच में ना। आप जवाब दे लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। जिस तरह से बांटते रहेंगे। जिस तरह से देश के जनादेश का मजाक ही उड़ाते हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग अभी अभी रिजल्ट चल रहे हैं, और उस समय भी ये देश के जो जनादेश आया है, जो देश के लोगों ने फैसला किया, जो असम के वेस्ट बंगाल के लोगों ने फैसला किया है, पंडित उसका मखौल उड़ा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि अभी जो मैंडेट लोगों ने दिया है, कब तक ही उसका ऐसे मजाक उड़ाते रहेंगे और अपनी नाकामियों के लिए आप सिक्योरिटी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। राजीव कुमार को भी ये कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस लाखों की तादाद में। आप क्या चाहते थे? बंगाल में लोग मारे जाते? आप चाहते थे कि बंगाल में लोग कुमार शर्मा कौन था वो बागी? आप चाहते कि मैं करता हूँ रुक आपका। आप चाहते थे बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस ही करने से सरकार नहीं चलती। जगदीप जी, ये आपको बदलना पड़ेगा। मैं करता हूँ रुक। जगदीप जी आपका। दिनेश जी, आपने बातें तो सारी सुन ली है, उनका आप किस तरह से पक्ष रखते हैं जवाब। और एक चीज और, टीवी के क्या वाकई कांग्रेस सरकार बनाएगी? क्या बनानी चाहिए? क्योंकि जिस नैरेटिव से टीवी के ने चुनाव लड़ा तमिलनाडु के अंदर, जिस वजह से डीएमके को खता हुई, हार की तरफ बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि क्योंकि उनका जो मुद्दा था, क्योंकि विजय ने जितनी भी अपनी मूवीज बनाई हैं, जितनी भी अपने कैरियर में, और ज्यादा फोकस वो इन्हीं चीजों पे रखते थे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बड़ी देर से सेट किया जा रहा था उनके द्वारा, तो लोगों ने बिल्कुल साहिल जी बिल्कुल साहिल जी, देखिए ऐसे हो सकता है इनका राजनीति में आने का पहले से ही मतलब विजन हो, तो अपने उस तरीके से पहले से ही उसी को मतलब स्थापित करने के लिए और ग्राउंड पे अपने एक तरह से पहले से जो है एक नैरेटिव बनाने के लिए होता है, क्योंकि जनता वहाँ की बड़ी भोली वाली बड़ी सीधी सादी है, और उस तरीके से मतलब एक तरह से भगवान से थोड़ा सा ही कम समझती है फिल्म स्टार्स को वहाँ पे। ऐसे तमाम जैसे वहाँ के मतलब है कि जैसे गिनती के गिनानी शुरू करें तो मेरे ख्याल 5-7 मिनट लग जाएंगे कि जो मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से लंबे समय तक उन्होंने जो है पूरी तरीके से वहाँ पर सत्ता पर अपना जो सिक्का जमाए रखा है। जी तो उसी को लेकर के जैसे कि विजय जो है, तो विजय की तरफ एक तरह से जैसे कहीं ना कहीं लोगों की भावना थी
और वर्तमान जैसे कि जो स्टालिन जैसे कि जो इनकी सरकार डीएम की सरकार जो थी, तो उससे लोग कहीं ना कहीं आए थे, त्रस्त थे, और उन्होंने टॉपल कर दिया लेकर के चीजें सीधे सीधे, मतलब है कि जो है कहानी उनकी वो कर दी गड़बड़। जबकि मतलब पूरी तरीके से लग रहा था कि डीएम की जो है उसी की सरकार ही है, लेकिन अंडर करंट जो था, और लोग साइलेंट तरीके से जो वोट करके आ गए। और उसके बाद में जैसे एक तो बल्कि कोई बच्चा था बेचारा, मतलब कोई कोई यंगस्टर था, तो उसने शायद अपना गला काट लिया था जब उसको लगा कि भाई मतलब विजेत हैं, वो शायद हार रहे हैं या कम सीट आ रही कुछ आ रही है इसको लेकर के। तो आप समझिए कि किस कदर किस तरह के मतलब कैसा जो है जुनून है उनकी तरफ एक तरह से जी सपोर्टर्स का, तो उसको लेकर के। और ताकि मतलब जब जीतेंगे तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जैसे केरल में जैसे कि सरकार इनकी यूडीएफ की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम करेंगे। बंगाल में भाजपा आने के बाद में भाजपा बहुत बेहतरीन काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा मेरी ऐसी है। और उसी के अलावा जैसे इसी तरीके जैसे कि मतलब जो जैसे कि तमिलनाडु में सरकार बन रही है, तो विजय आकर के जैसे जिसके साथ भी सरकार बने उनकी अपनी मर्जी है। पहले तो देखिए प्री पोल अलायंस के लिए बातचीत एनडीए में चल रही थी, जी भाजपा के साथ चल रही थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने उस टाइम पे करने से शायद मतलब कि पीछे हट गए थे। अब उन्होंने एक तरह से ये मान के चले कि मतलब यस मैन की तरह रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उस टाइम पे एक तरह से देखिए हाथ जो है बिना शर्त के मिलाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इसमें इस गठबंधन में लूज करने के लिए कुछ नहीं है। और एक तरह से नाम के लिए एक तरह से ये हो जाएगा कि ठीक है तमिलनाडु में भी उनकी सरकार है, तो एक तरह से उनको कोई दिक्कत वैसे कुछ परेशानी कुछ नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की तरफ अगर जाते हैं विजय, तो मुझे नहीं लगता वो किसी को पूछने वाले हैं। और उसी को लेकर के आगे देखिए कहीं ना कहीं आगे क्या चलता है वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मुझे लगता है कि ओवरऑल देखिए जैसे कि मतलब अभी काफी आक्रोशित है जैसे जगदीप जी, तो उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए कहीं ना कहीं आत्मचिंतन और आत्ममंथन की करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीनियर लीडरशिप जो है, मैंने बहुत से लोगों को बड़ा क्लोज तरीके से देखा, समझा, सब कुछ किया, तो उसमें एक तरह से जो मतलब सीनियर जो टॉप ब्रांच जो है वो उस जी तरीके से काम नहीं करता। अब जैसे जगदीप जी से मैं मतलब पूछूं आराम से, जवाब ना दें, पिछले 3 महीने में कितने या 6 महीने पिछले बड़े मतलब कि कितने बड़े आंदोलन हुए, और किस तरीके से और क्या मतलब बूथ स्तर तक चीजें उस तरीके से पहुंची। जबकि वहीं अगर बातचीत अगर जैसे लेकर के आते हैं भाजपा की तरफ, तो उन्होंने बूथ स्तर तक जो है मतलब कितने कार्यक्रम किए, क्या किए, वो खुद देख लें उसी को लेकर के। बिल्कुल दूसरा, राहुल गांधी जी जिस तरीके जैसे कि हाँ ही की जैसे बातचीत अगर जगदीप जी करते हैं, तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, मतलब उनका अपना है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी बात का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उस तरीके से आंख मारने का और क्या क्या करने का तो राहुल गांधी भी करते हैं। तो एक लाइट मोड में करके चीजें करें तो अलग बात है। बाकी ओवरऑल मुझे उनसे जी अपेक्षा ये है कि जहां जहां पर भी जो भी उनका कार्य क्षेत्र है जगदीप जी का, जो भी उनको पार्टी मौका देगी या जैसे जनता मौका देगी, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अच्छे मित्र के नाते और मतलब जनता के अच्छे हितैषी के नाते बेहतरीन काम करेंगे। और ऐसे ही कार्य करता हूँ कि हर पार्टी में आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल देखिए मान के चलने की कांग्रेस को फिर भी मैं दोबारा पर बता रहा हूँ कि आत्मचिंतन की आत्ममंथन के करने की आवश्यकता है। और जी सामने अपोनेंट जो है वो तगड़ा है, तगड़े का मतलब कि जैसे कि कुश्ती का जैसे मैच होता है उसमें पहलवान अगर 150 किलो का है, तो उसके सामने 25 किलो का, 50 किलो का या 70 किलो का ठीक सर पहलवान नहीं चल पाता। तो इसलिए कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत करें। मेरी शुभकामनाएं, मैं सभी चाहते हैं, मतलब कांग्रेस के भी लोग मतलब जो है वो खुद कहीं ना कहीं इसी को चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इसी को लेके बोलते रहते हैं कहीं ना कहीं। जी ठीक है साहिल जी। सर। जगदीप जी अपना पक्ष रख लीजिए। आप पहले बहुत कुछ बोल रहे थे, आप वो अपनी बात रखिए, पर कांग्रेस को आत्मचिंतन आत्म मंथन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है वो काफी स्ट्रांग है सर। देखिए साहिल जी, जी सर। शायद कोई और प्रवक्ता ये बात करे, लेकिन मैं एक बात जरूर इस बात से दिनेश जी की सहमत हूँ। जो राहुल गांधी जी ने भी कहा था, जब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बारात के घोड़े और जर्सी घोड़ों में जो फर्क है वो क्या है, कांग्रेस के अंदर जो भाजपाई स्लीपर सेल्स है उन पर काम करने की जरूरत है, मैं इसको मानने को तैयार हूं। लेकिन सवाल मेरा कुछ और था, जो आप शायद या समझना नहीं चाह रहे या समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये समझ पा रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस अघोषित आपातकाल में और ऐसी सरकार जिसकी नैतिकता, जिसका आत्मसम्मान, जिसकी गरिमा सब चुनावी ठेंगे पर है, अगर उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर नहीं उतरता, तो इस देश की, मेरे ये लफ्ज याद रखिएगा, सर फिर क्यों, आज जो जब लोग एसआईआर हुआ तब क्यों नहीं भाजपा गए के आप साथ वहां पे, खड़े नजर वेस्ट बंगाल में सब एक साथ इकट्ठा होके? को जवाब साहिल जी, आप नहीं, साहिल जी आप तो सुन लीजिए ना, मैं सुन रहा हूँ आप सर, तो कम मैं से कम सवाल जोड़ सुनिए, रहा क्योंकि चाहते हैं आप आप। तटस्थ है। जी सर, मैं सवाल जोड़ रहा था कि देखिए आप आप सवाल सर। जोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ। देखिए ईवीएम को मैं बात कर रहा था, पहले तो ये समझ लीजिए विपक्ष ने कभी भी ईवीएम की मुखालफत नहीं की। जी हमने सोर्स कोड की बात की, हमने वीवीपैट पर
100% मिलान की बात की। जी। मैं एक उदाहरण देता हूं, हरियाणा में 23 रनर अप कैंडिडेट्स ने दोबारा से फॉर्म भरा, जब इलेक्शन कमीशन ने 45 दिनों के बाद डाटा इरेज कर दिया, और जब पैसे भरने के बाद करीब करीब 1.5 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भरने सर के एक बाद मिनट जब में खत्म सुप्रीम कीजिए, कोर्ट समय या कम है, एक हाई मिनट में कोर्ट खत्म में गए कीजिएगा। तो जानते मशीन दिखाई गई, डेमो के लिए ईवीएम मशीन दिखाई गई। मैं बता रहा हूं आपको, वक्त आ गया है कि अब इन वोट चोरों से देश को बचाने के लिए देश की सड़कों पर उतरना ठीक है सर, पड़ेगा। मैं जवाब नहीं, बाकी समय कम है, प्रवचन आप इनके जितने मर्जी सुन समय लीजिए। कम है। विक्रम सर, अब आपके खिलाफ जो है विपक्ष को पूरा इकट्ठा होकर आना पड़ेगा, क्योंकि जी इंडिया जी, गठबंधन जिन्होंने देखिए बनाया था वो क्या साहिल जी, चल नहीं पाया। जी गड़बड़ा सर। ये है कि साहिल जी विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो दुख की बात यह है कि विपक्ष तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये सब लोग अपने आप को राजनीतिक तौर पे कांग्रेस ने सरेंडर कर चुकी है, और कांग्रेस की जो अंदर की अंतरकला है उसका जी कारण ये है कि आज कांग्रेस बूथ लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खत्म हो चुकी है। तो वो जैसे दिनेश जी ने कहा कि आप बराबरी की लड़ाई के लिए पहले खुद को तैयार कीजिए। जो आज जिस तरह से देश नकार रहा है, जी कांग्रेस को अपना ढूंढना पड़ेगा। वो जैसे ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के पीछे छुप के चुनाव लड़े, आज कांग्रेस के पास वो इलेक्टोरेट ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से ये जीत जो हुई है, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के इकट्ठे होने की जीत है वेस्ट बंगाल में, और उसने जी बता दिया हिंदू समाज ने कि जब हम इकट्ठा होंगे तो हमारी ताकत कहां तक जाएगी। और आज बिल्कुल देश सर। भर में ये आप देखने को आपको मिलेगा, कांग्रेस ने यूडी जो अपने अलाइज असम में चूज किए, आप उनके बयान सुनिए, क्या उनके बयान है देश को लेके। जी तो वो सारी चीजें रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी कि वो देश में अपनी जो रणनीति वो कैसे बना रहे हैं, किन लोगों को वो अपने अलायंस बना रहे हैं, जी किन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कैसे वो लोगों के सामने जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, चुनाव सर, कांग्रेस समय कम है सर। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको अपना हिस्सा ही नहीं मान रही, जी उन्होंने बिल्कुल सर। कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है तो सर। खुद कांग्रेस जो है भस्मासुर बन के अपने आप को तबाह कर रही है। ठीक है सर, समय कम है सर। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, काफी अहम बातें आपने रखी हैं। भाजपा प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ रही है। और जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर समय देने के लिए। और दिनेश सिंह गेट सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और जिस तरीके से भाजपा की जीत सुनिश्चित होती हुई आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है, अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या होता है। क्या 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती है या नहीं? असम में तो साफ है 2/3 के बहुमत से सरकार बन रही है भाजपा की। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।